आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली है। गुज़िश्ता रोज़ मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों में होने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने 9 जबकि पीपल्स पार्टी ने 4 नशस्तें अपने नाम की। 45 बराह रास्त नशस्तों पर मुश्तमिल ऐवान में हुकूमत साजी के लिए ये नतीजा नहायत अहम तस्वुर किया जा रहा। इस कामयाबी के बाद वज़ीर आला पंजाब ने अपने एक्स अकाउंट पर नवाज शरीफ के साथ तस्वीर की शेर की धाड़ की अलामती पोस्ट भी शेयर की है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने 3 हलकों की नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए धांधली के इल्ज़ामात आयद किए। उनका कहना है कि रियासत को फैसला करना होगा कि कौमी मफाद मुकद्दम है या मुस्लिम लीग नून का सियासी मफाद। अब पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा हलकों के नताइज रोकने का मुतालबा भी कर दिया है। ताहम इन एतराज़ात के बावजूद पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट करने के बजाय दूसरे मरहले में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। दूसरा मरहला 2 अगस्त को होगा, जिसमें मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 9 और महाजरीन के 12 यानी मजमूई तौर पर 21 नशस्तों पर पोलिंग होगी। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक इन 21 नशस्तों में महाजरीन की 9 नशस्तें फैसला कुन अहमियत रखती हैं, जो पंजाब में वाक़ हैं, और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मुकम्मल कामयाबी की वहाँ से उम्मीद भी है। अगर ऐसा होता है तो फिर ऐवान में सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए नून लीग को सिर्फ 6 मज़ीद नशस्तों की ज़रूरत होगी। अब सवाल ये है कि क्या पहले मरहले की कामयाबी दूसरे मरहले पे भी बरकरार रहेगी या मुकाबला मज़ीद सख्त होगा। दूसरी जानिब मुल्क में मानसून बारिशों के हवाले से भी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि रवां बरस गैर मामूली बारिशों का इम्कान है। NDMA हेडक्वार्टर में वफाकी वज़रा को दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिशों से मुताल्लिक मुख्तलिफ हादसात में 107 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 29 जुलाई से एक और पावरफुल स्पेल शुरू होने की पेशगोई की गई है। ऐसे में ये सवाल अहम है कि क्या वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौसर तैयारियाँ कर ली हैं। उधर तवानाई के शोबे में भी एक अहम पेशरफ सामने आई है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में पेट्रोलियम ज़खायर बढ़ाने और रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन के मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत की है। ताहम हकीकत यह है कि गुज़िश्ता 4 बरस से ही ऐलानात दोहराए जा रहे हैं, मगर अमली पेशरफ महदूद दिखाई देती है। सवाल यह है कि आखिर इस मनसूबे की राह में असल रुकावट क्या है? क्या मसला वसाइल की कमी है या फिर पॉलिटिकल विल का फुकदान? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर 2PM, कमर जमान कायरा साहब, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, शफकत अब्बास अवान साहब, मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले आपसे ये बताइएगा, कश्मीर इलेक्शन में बिलावल भुट्टो साहब ने डाका डालने का इल्ज़ाम लगाया है, कहा है कि रियासत को फैसला करना होगा कि कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद। इन इल्ज़ामात पर फेडरल गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, क्योंकि ये बहुत संगीन और सख्त इल्ज़ाम है आपके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बदकिस्मती है कि बिलावल साहब हर इलेक्शन के बाद, चाहे वो इलेक्शन जीत रहे हों या हार रहे हों, इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं और सिस्टम का भी हिस्सा हैं, हमारे इत्तेहादी भी हैं, लेकिन फिर ये इल्ज़ामात भी जो हैं वो साथ चलते हैं। देखें, PMLN जब GB का इलेक्शन हारी तो हमने तो उसको तस्लीम किया, और हमारा शायद सेंटर में हमारी हुकूमत है, तो हम चाहते हैं मामलात एक अच्छे तरीके से आगे चलें, तो हमने तो उनको दावत भी दी कि आप हुकूमत बनाएं, लेकिन उसके बावजूद वो इल्ज़ामात लगते रहे। अभी देखें, बहुत सारे ऐसे शवाहिद मौजूद हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के घरों से मिले, यानी कि इस तरह के भी इल्ज़ामात मौजूद हैं। तो जो ऐसी अगर इश्यूज़ हैं तो इलेक्शन कमीशन वहाँ मौजूद है, वहाँ कंप्लेन दायर करें, लेकिन इस तरीके से इल्ज़ामात लगाना और कि कोई हमें कोई फेवर दिया जा रहा है और इनको नहीं दिया जा रहा, तो ये मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट करेक्ट, और ये जो है अफसोसनाक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्यों गए, क्या वजह हुई है? वो आपको क्यों समझ रहे हैं कि आपने कौमी मफाद को धचका पहुँचाया है कश्मीर इलेक्शन? देखिए, बिलावल साहब कब एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं जाते? जब भी कोई बजट हो और चीज़ें हों, वो हमेशा एक नौजवान की आदत है, हमेशा वो एक एक्सट्रीम पोजीशन ही लेते हैं, एग्रेसिव पॉलिटिकल मोमेंटम बना रहे हैं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से बिल्कुल, ही ऑलवेज टेक्स इन एक एग्रेसिव वो स्टांस लेते हैं। और अब वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप कह रहे हैं स्पेस नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखें, जरदारी साहब की तरफ से कभी भी इस तरह की जो है एग्रेसिव बयानबाजी नहीं आई। देखें, या तो आप इस सिस्टम का हिस्सा ना हो, आप हुकूमत के कोalition पार्टनर्स ना हो, आपने आईनी उहदे ना लिए हों, आपने मिलके चलना ना हो आगे,
और दूसरी तरफ आप ऐसी बयान देते हैं कि उस सिस्टम की बुनियादें आप हिलाना शुरू कर दें, आप उसी को चैलेंज करना शुरू कर दें। तो ये मुझे ये मंतक नहीं समझ आती कि ये किस किस्म की सियासत है, वो ये प्रेशराइजेशन है या जो भी है कि हमें एक बैकफुट पे रखना PMLN को, क्योंकि ये भी जानते हैं कि ऊपर हमें इनकी ज़रूरत भी है, तो शायद उस चीज़ का जो है वो बेनिफिट लेते हों। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बिलावल साहब हमेशा एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते रहे हैं और यही उनकी जो है वो हिस्ट्री। कायरा साहब ये बताएं कि ये क्यों इतनी एक्सट्रीम पोजीशन पर बिलावल साहब को जाना पड़ा? ऐसा PMLN ने उस इलेक्शन में वहाँ पर क्या किया है कि उन्हें ये कहना पड़ा कि रियासत को फैसला करना होगा कि नून लीग का मफाद अहम है या कौमी मफाद अहम है? और ज़रा ये भी बताइएगा कि कितनी सीट्स पर आप लोगों की रिजर्वेशन है जिस पर इन्होंने गड़बड़ की है आप लोगों के बकौल? आदल, पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी की इस सारे इलेक्टोरल प्रोसेस में जो पहली कामयाबी है, शायद आप लोगों की नजर में वो बड़ी ना हो, लेकिन हमारी नजर में वो रियासत बचाओ कामयाबी है। और वो ये है कि इस इलेक्शन के अंदर और इससे पहले जब कमेटी ने आके मुजफ्फराबाद को चोक किया हुआ था और सड़कें बंद थी और उस वक्त पॉलिटिकली सारी रियासत मुअत्तल थी, उस वक्त चलती हुकूमत को चलता किया क्योंकि उसी हुकूमत के कारकर्दगी की वजह से ये हालात बने थे। और उसके बाद फिर हमने जो हुकूमत कायम की वो बाकायदा मुस्लिम लीग के साथ बैठ के बहस हुई, फैसला हुआ कि अगर फौरी तौर पे इलेक्शन में जाते हैं तो उस वक्त तो इलेक्शन के हालात ही नहीं थे। उस वक्त तो पूरे आजाद कश्मीर के अंदर एक खास तरह की सजा बनी हुई थी और उससे निकलने के लिए सियासी जमातों को रेलेवेंट करने के लिए ये जरूरी था कि सियासी अमल शुरू हो। तो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत संभाली, वो भी असेंबली के आखिरी दिनों में। जब असेंबलियां खत्म हो रही होती हैं तो हुकूमतें नहीं ली जाती, क्योंकि फिर तो आपके पास इख्तियार होता नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट भी हमारी ना हो। और हमने हुकूमत ये कह के कि अगर आज कोई सियासी जमात ये जिम्मेदारी नहीं लेती तो ये रियासत का अमल मुअत्तल हो जाएगा। और जाके लोगों से राब्ते किए, मिले। ओके, सो अभी आपका केस क्या है कि आपने उस जो एहतजाज चल रहा था उसको कंट्रोल करने में जी कमेटी खड़ी थी अपने जगह पे। खैर साहब को क्वेश्चन रिकनेक्ट करें, उनके सिग्नल्स आ रहे हैं। उस तलखी में कोई सियासी जमात यहाँ नजर नहीं आ रही थी। हमारे कैंडिडेट भी कैंपेन पर प्रॉपर्टी नहीं कर पाते थे और उस पे वजीर आजम साहब ने, बिलावल साहब ने ये फैसला किया और उन्होंने जमात को भी पुश किया, कैंडिडेट्स को भी पुश किया। उन्होंने कहा मैं हर शहर में जाऊंगा, क्योंकि अगर हम नहीं निकलेंगे तो हम तो एक उभार के सामने सरेंडर कर जाएंगे। तो ये तो नहीं हो सकता। सियासी जमातों ने लोगों को हौसला और उम्मीद देनी होती है, वो निकले। तो कह रहे साहब अब गड़बड़ कहाँ हुई है? आपने चले उस मसले में आप कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपना बड़ा रोल प्ले किया, आप इलेक्शन कमीशन से शिकायत है आपको, मुस्लिम लीग नून से शिकायत है, हमारी ये है। दूसरा ये है आपका सवाल, हमें 3 सीटों पे तहफ़्फ़ुज़ात है। हमने जो तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए वो नंबर 1 के इलेक्शन से 4 दिन कबल आके अगर आप मीरपुर में बसेस 10 दे के, 4 आप वहाँ पे मोबाइल अस्पताल यानी वो एम्बुलेंसेज दे के और लैपटॉप दे के आप इलेक्शन के ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां बखेर रहे हैं, आप लोगों के जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। इसके बावजूद हमने एहतजाज किया लेकिन इलेक्शन लड़ा। अब सूरत हाल ये है कि जो एक हमारा जो हमारा जवान शहीद हुआ और कई जख्मी हुए हैं नक्याल में, वहां पे भी मुस्लिम लीग के हाथों चौधरी यासीन साहब के हल्के में 30 पोलिंग स्टेशनों से उनके कैंप उखाड़े गए, हमारे लोगों को वहां से निकाल के पे लगाए गए, वो भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से और दीगर भी जगहों पे। कायर साहब उधर तो हुकूमत आपकी और इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार है। आप समझते हैं कि नून लीग ने वहां पर जो है वो अपनी ताकत इस्तेमाल किया, अपने लोगों से करवाएगा? इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, बिल्कुल है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी को की बुनियाद पे ही दिया जा रहा है ना ये सारा कुछ। मैं भी करना चाहूंगा। ओके ठीक सही। आपके सर सिग्नल्स भी थोड़े ड्रॉप हो रहे हैं, मैं रिकनेक्ट आपको कोशिश करते हैं करें ताकि डिटेल से फिर बात हो सके। मैं शफकत साहब के पास चले फिर आपके पास आता हूँ। शफकत साहब, आज ये जो पहले मरहले के नताइज आप देख रहे हैं इंतखाबात के, PTI क्या महसूस कर रही है? बॉयकॉट का फैसला ठीक था या गलत था? क्योंकि कोई फर्क तो नहीं पड़ा, इलेक्शन फिर बहरहाल हो गया वहाँ पर, और अब ये जो माहौल है अगर इसमें आप भी हल्ला गुल्ले में होते तो आप भी जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ शरीक हमसफर बनते, नून लीग पर प्रेशर डालते, लेकिन ये आप लोगों को लगता है नहीं सही फैसला किया, अगर यही कुछ होना था तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था?
अब्बासी साहब, बारी बारी सबकी बारी। हम तो कब से कह रहे हैं कि ये निज़ाम जो है ये इतना करप्ट हो चुका है, ये निज़ाम इतना आलूदा हो चुका है कि अब इसको रीमैनेज किए बगैर आगे मामलात नहीं चलेंगे। हमारा फैसला 110% ठीक था। हम कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो वहाँ पे कट रहे हैं, जिनका खून बहाया जा रहा है। मैं उम्मीद भी कर रहा था कि शायद पहला सवाल यही होगा कि वहाँ पे जितनी लाशें गिरी हैं उसके बारे में तो आपने नहीं सवाल किया। तो हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो वहाँ पे मर रहे हैं और जो अपने हकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने खाली डब्बों से इलेक्शन नहीं लड़ना, हमने खाली पोलिंग स्टेशनों पे इलेक्शन नहीं लड़ना। हम अवाम की नुमाइंदा जमात बनना चाहते हैं, हम किसी फॉर्म 47 की नुमाइंदा जमात नहीं बनना चाहते। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे मिजाज क्या है, आप देख रहे हैं वहाँ पे लोगों की विल क्या है। विल ऑफ पीपल देखी जाती है इलेक्शन में और वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। वहाँ के लोग ना इलेक्शन चाह रहे थे और ना वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये गोस्ट पोलिंग स्टेशन, गोस्ट वोट जो है वो डाले जा रहे हैं और निकाले जा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी वाले थोड़ा या कि इलेक्शन हो, ये निज़ाम जितने तक इसमें तब्दीली नहीं आएगी, जितने तक आज़ाद इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, यहाँ पे इसी तरह लैपटॉप बांटे जाएंगे, इस तरह बसें दिखा के और मोबाइल अस्पताल दिखा के वोट लिए जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि एक नोटिस ही कर दे। और खुदा के बंदो, इतनी वाज़ेह वायोलेशन हो रही है इलेक्शन रूल्स की और किसी को अच्छा, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि नहीं अगर अच्छा इलेक्शन कमीशन होगा तो इंतखाबात अच्छे होंगे और आपने इस वजह से बॉयकॉट किया कि वहाँ जो लोगों की विल नहीं है, और साथ आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन। अच्छा, एक तो दो तीन चीजें हैं सर इसमें। एक तो ये है कि देखिए, आप डिजिटल मीडिया के फिगर्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के नहीं बता सकते कि कितनी लाशें गिरी हैं, कितनी लाशें नहीं गिरी हैं। ठीक है, ये आसान आपके लिए शायद होगा या डिजिटल मीडिया पे बैठे लोगों के लिए आसान होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपको मैं तो बता सकता हूं क्योंकि मैं वहां पे जो कुछ देख रहा हूं। शफकत साहब, आपने मेरे सवाल, आपने कहा ना सवाल आप ना बताएं, मैं आपको कब मजबूर कर रहा हूं कि आप कुछ बताएं, लेकिन मुझे तो बताने दें। अच्छा, जो कुछ मैं वहां पे खून देख रहा हूं, पीछे आपने तो अपनी राय का इज़हार किया ना। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, मुझे ये बताएं, आप आखिरी दफा कब हुकूमत के साथ बैठे हैं इलेक्शन कमिश्नर चेंज कराने के लिए या इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स के लिए या उसको बेहतर करने के लिए? आप मुझे ये बताएं कि हम कितनी दफा हुकूमत को ये कह चुके हैं कि आए बैठें, और ये पता नहीं कितने प्रोग्राम्स में तो मेरे साथ इनके वज़रा टाइम बना के भाग गए कि जी बैठेंगे, कल बैठेंगे। वो तो आमिर मीर साहब के प्रोग्राम से लेकर पत्नी कितने प्रोग्राम्स में टाइम बनाया कि जी मुज़ाकरात के लिए बैठना है। जब बैठेंगे तो अगली बातें होंगी ना। और मेरे भाई ये तो मुज़ाकरात हैं बैठने का, मुज़ाकरात का ये नहीं कर। अब मुझे बोलने देंगे अगर आप। ये सिर्फ प्रोपोगेट करते हैं, ये सिर्फ प्रोपोगेट करते हैं, ना ये बैठते हैं, ना ये बात करते हैं, और ना ही ये इस प्रोसेस में किसी और को शरीक होने देते हैं। ये एक निज़ाम जो जुल्म का, जबर का और डंडे का निज़ाम है, वो इन्होंने चलाया हुआ है और इसी को ये चलाना चाहते हैं। ये थोड़ा इस मुल्क में कोई हकीकी जमहूरियत की तरफ कोई सफर करना चाहते हैं। ओके, ठीक है, डिस्कशन हमारी जारी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जी। राणा साहब वो कहते हैं, एक तो आप इलेक्शन कमीशन से आपकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को भी शिकायत है। वो कह रहे हैं कि चौधरी यासीन साहब के हल्के में 30 पोलिंग स्टेशन उखाड़ के आपके लोगों ने फेंक दिए और आपके ईमा पे ये सब कुछ हो रहा है। बिलावल साहब तो यहाँ तक चले गए कि रियासत फैसला करेगी कौमी मफाद या नून लीग का मफाद, और शफकत अवान साहब कह रहे हैं कि हम इनके साथ मुज़ाकरात पे बैठना चाहते हैं या नहीं बैठते, इलेक्शन कमीशन पे बैठना चाहते हैं नहीं बैठते, इसलिए इस इलेक्शन को हम बॉयकॉट किया हुआ है क्योंकि हमें पता है कि इलेक्शन फेयर होना ही नहीं है और विल ऑफ द पीपल ही नहीं है। खैर वो एक उनका अपना पॉलिटिकल नैरेटिव भी अपनी जगह पर है, लेकिन वो आप उनके साथ इलेक्शन कहीं तो आप लोगों को एक दूसरे के साथ बैठ के कुछ, चाहे मुज़ाकरात आपके पार्टी के मैं तो कंडेम करता हूँ बिलावल भुट्टो साहब का जो बयान है। ये जीबी का इलेक्शन हम हारे थे, हमने तो ये नारा नहीं लगाया था, हम भी लगा सकते थे ना, रोना ही है आपने। शवायद तो हैं कोई नहीं, शवायद इलेक्शन रिगिंग के तो मैंने आपको बताया कि इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनके घरों में थे, इनके जो है कैंडिडेट्स के घरों से बरामद हुए हैं और पता नहीं वहाँ वो थप्पे लगा रहे थे, क्या कर रहे थे। इनकी अपनी जो हुकूमत है सिंध के अंदर
कितने कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस जो हैं वो और मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्शंस के इनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे हैं, वहाँ MQM लगाती रही है, दीगर जमातें वहाँ लगाती रही हैं, अभी लोकल बॉडीज़ पे कितने ज़्यादा एतराज़ थे। तो इनका अपना जो रिकॉर्ड है वो इसी तरह का है। फिर आप देखें कि अभी आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक सेंसिटिव सिचुएशन है, जब एक कौमी लीडर इस तरह के जो है वो बयानबाजी करेगा तो आप तो उस जो एक वहाँ पहली सेंसिटिविटी उसको बढ़ा रहे हैं, आप वहाँ एक तरीके से जलती पे तेल का रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। और देखें, इनकी अपनी हुकूमत थी वहाँ पीपल्स पार्टी की, खुद इनके वज़रा जो हैं वो रिज़ाइन तो नहीं किया था, वो तो एज गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ रहे थे, तो इनका इंग्रेस भी था। उसके बावजूद अगर इनके अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस थे जो इन्होंने पूरे नहीं किए और वहाँ हुकूमत में थे, ये सारे फैक्टर्स इग्नोर करके हमने तो बचाया है। उस वक्त तो वहाँ ना इलेक्शन का माहौल था, ना बचाना नहीं है। ये जो नारे लगा रहे हैं ये कोई पाकिस्तान के या आज़ाद जम्मू कश्मीर के मफाद के नारे नहीं लग रहे, ये जो बिलावल भुट्टो साहब लगा रहे हैं अफसोसनाक कंडेमेबल नारे हैं, क्योंकि आप एक तरफ इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर दूसरी तरफ आप सिस्टम का भी हिस्सा है। तो ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स मेरे नज़दीक तो इमेच्योर पॉलिटिक्स है। सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो इनकी हिपोक्रेसी को पॉइंट आउट कर रहा हूं कि इनकी ये अब जो ये रान साहब कह रहे हैं 25% टर्न आउट रहा है, पीपल्स पार्टी कह रही है हलकों में, और वहाँ कुछ पोलिंग स्टेशन पे 90% वोट कैसे पड़ गए, वो कहते हैं इनके नताइज रोकें, वो डिमांड कर रहे हैं जो डिस्प्यूटेड। ये तो फिर अब शवायद लेके चले जाएं इलेक्शन कमीशन के पास, हमारे पास तो कंट्रोल नहीं है ना इलेक्शन कमीशन का, इट इज़ अ सेपरेट वहाँ। बाकी जहाँ ये PTI की बात है, ये तो ना 11 में ना 13 में, क्या कहते हैं उसको, 3 में ना 13 ना 3 में ना 13 में, तो ये तो एक ऐसी जमात है जो टूट फूट का शिकार है, ना ये कायमा कमेटीज़ में ऑपोजिशन में बैठी हुई है, ना ये कोई फाल किरदार एज ऑपोजिशन अदा कर सकते हैं, ना ये विद इन पार्टी मुज़ाकरात में कर सकते हैं, वरना आपसे इलेक्शन कमीशन भी डिस्कस करें। देखें, कायमा कमेटियों में बैठे हों तो मुज़ाकरात में बैठने की जरूरत नहीं है, डेली बेसिस पे ये अपनी हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो ये तो इनकी तो ये गिनती में ही नहीं है, और अपने आप को ये जो है एक तकसीम ज़दा और एक लड़ाई ज़दा जो है वो इनकी जमात है आपस में, तो मैं इनका तो कोई सर राना साहब कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आप वफाक में अहम ओहदों पर भी बैठे हुए हैं, और आप जिस किस्म की सियासत पीपल्स पार्टी कश्मीर में कर रही है वो तो नुकसान पहुंचा रहे हैं आप लोग इस सारे प्रोसेस को। दूसरा, क्या पीपल्स पार्टी ये जो इतनी तलखी क्यों आ गई है, मतलब क्या अब इस इलेक्शन के बाद इसका फेडरल पे भी कोई असर दिखाई देगा, या फिर उसके बाद चीज़ें जिस तरह सब सीनियर लीडर्स कह रहे हैं नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ इलेक्शन के बाद, ऐसा ही होगा, क्या होगा? आदिल साहब, इलेक्शन के अंदर अगर माहौल खराब किया जाएगा, इलेक्शन हमसे छीनने की कोशिश की जाएगी, तो हम उस पर बिल्कुल एहतजाज करेंगे। ये ऐसे ही है जिस तरह लेजिस्लेशन के अंदर अगर मुस्लिम लीग अपनी मर्जी से हमारी कंसल्टेशन के बगैर कोई लेजिस्लेशन लाएगी और हम उसे दुरुस्त नहीं समझेंगे तो हम उस पर बिल्कुल अपोज करेंगे, पहले भी करते रहे, आइंदा भी करेंगे। सो हम एक प्रिंसिपल पे हैं, इस बात की बुनियाद पे हम हुकूमत के साथ नहीं खड़े, हम तो एक असूल की बुनियाद पे खड़े हैं, और हम मुस्लिम लीग पे कोई एहसान नहीं कर रहे कि हम हुकूमत के साथ दे रहे हैं, ना ही मुस्लिम लीग हम पे कोई एहसान कर रही है कि उन्होंने हमें कोई आईनी ओहदों में वोट दिया हुआ है। आईनी ओहदे खाली उनकी वजह से नहीं है, दीगर जमातों की वजह से दिए, उन्होंने भी हमें वोट दिए हुए हैं, हम सबके मशकूर है। और दूसरी बात यह कि एक अरेंजमेंट है, आज मुस्लिम लीग को शायद बाय इलेक्शन के बाद कोई सूरत हाल जरा कंफर्टेबल नजर आए, लेकिन हमें इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक असूल की बुनियाद पे उस वक्त साथ चले थे, उस वक्त भी लोगों की राय थी कि आपको अपोजिशन में बैठना चाहिए, आपको हुकूमत का साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन ये समझ के कि अगर हम इस वक्त मुस्लिम लीग को गवर्नमेंट फॉर्म करने की सपोर्ट फराहम नहीं करते तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगी और मुल्क को गैर मामूली नुकसान होने का खतरा है, एक क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। तो अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी की है। रही बात कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिलावल साहब की कौन सी बात है जो गलत कहा कि हमारे साथ जाती हुई है, तो आदिल मैं और राना साहब हम तो अपनी अपनी जमातों की बातें करेंगे, कुछ पे इल्जाम लगाएंगे, मैं उन पे लगाऊंगा, PTI हम दोनों पे लगाएगी, लेकिन आप एक काम करो, हम जो इल्जाम लगा रहे हैं वो बसेस देने का है, वो गाड़ियां देने का है, वो इलेक्शन के 4 दिन पहले जो कुछ किया, जो वफाकी वज़रा ने किया है, उसके अलावा जो इलेक्शन के दिन पे धांधली हुई है, कत्लो गारत हुई है, खून बहा है, उसके लिए आप अपने जो रिपोर्टर्स हैं, आपकी मीडिया टीमें हर जगह हैं, मैं सारे चैनल्स को कह रहा हूँ आप अपनी मीडिया टीमों से रिपोर्ट लें कि वहाँ हक़ाइक़ क्या है, जो बातें हम कर रहे हैं, जो मुस्लिम लीग कर रही है, उसमें क्या सदाकत है, फिर आपको ज्यादा बेहतर पिक्चर होगी, फिर आपके सवाल ज्यादा मौसर होगी। तो सर अब मुझे बताएं कारा साहब, वैसे आपका तो एक तवील सियासी तजुर्बा है, आप अहम वजारतों पे भी, आप ओहदों पे भी रहे हैं, मुझे ये बताएं कारा साहब कि
फिर पीटीआई ये कहने पे हक बजाने पे क्यों नहीं होगी जब आप दोनों एक दूसरे पे इतने संगीन इल्जामात लगाएंगे कि रियासती वसाइल का इस्तेमाल करके PMLN जो कि ये डिस्कशन हो रही है कि वहाँ बसें भी गई हैं, जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये रिपोर्ट हो रहा है सारा कुछ, लेकिन जब्त कर लिए जी। हाँ लेकिन भेजी तो है ना जब्त तो हो गई लेकिन भेजने के बाद जब्त हुई है। तो लेकिन बात ये फिर ये पीटीआई तो ये कहने पे हक बजाने पे होगी ना कि ये तो एक कश्मीर और जीबी का इलेक्शन एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो ये हम जनरल इलेक्शन में इनके साथ क्या बैठे हैं या क्या तावन करेंगे, एक दूसरे को एडजस्ट करने को तैयार नहीं है, तो हमें कौन एडजस्ट करेगा, फेयर इलेक्शन होगा। सवाल ये है कि आपके कुछ मीडिया वाले साथी भी हमसे यही सवाल कर रहे हैं और मीडिया बाकी जमातों के मुंह में डाल के भी यही बात हमसे पूछ रहा है कि भाई आप एक दूसरे के खिलाफ बड़े तल्ख हो और कल क्या ये नहीं ऐसा तलखी कायम रहेगी, क्या आप वफाकी हुकूमत छोड़ देंगे, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर तो मिली भगत होगी ना, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैंने तो ये कहा ही नहीं। हमें क्या इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए? क्या हमें एक दूसरे के खिलाफ जो तल्ख माहौल है इसी को कंटिन्यू करके आगे पाकिस्तान में और माहौल तल्ख करना चाहिए? मैंने ये नहीं कहा कायरा साहब। हुकूमत कायरा साहब आप माशाल्लाह बहुत आप गुफ्तगू पर बड़ा मलका रखते हैं, आपने दूसरे साथियों को मेरे साथ टैग करके जोड़ दिया। मेरा सवाल तो बहुत सिंपल है। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं हाँ, तो जनरली मीडिया को कह रहा हूं। लेकिन कायरा साहब मैं आपके तजुर्बे से ये समझना चाह रहा हूँ ना कि आप पीटीआई को कैसे समझाएंगे कि इस सिस्टम का हिस्सा बने जिस सिस्टम पे आप सवाल। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है पीटीआई को, मैं तो अपने कारकुन से बात करूंगा ना, मैं पाकिस्तान के अवाम से बात करूंगा। अच्छा, पीटीआई तो ना किसी की बात सुनने को तैयार है ना किसी की बात समझने को तैयार। तो जरा मुझे उनकी अपनी मर्जी है, कायरा साहब अगर ये बताएं, अगर पीटीआई ने जो बॉयकॉट किया सिरे से, अगर पीटीआई आपके साथ ही होती इस प्रोसेस में। अगर मुझे बात खत्म करने देते जी कर लें, कंप्लीट कर लें। तो मेरी सिंपल गुजारिश यह है कि आप हमारी बातों को छोड़ दीजिए। फिर मैं कहूंगा आप अपने तौर पे ये देखिए और ये बताइए कि हमें ये तल्ख माहौल, ये जो इस वक्त इलेक्शन के अंदर तल्खियां हमेशा होती है, अपोजिशन में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े जाते हैं और फिर इत्तेहाद बनाना पड़े तो इत्तेहाद बना के हुकूमत बनाई जाती है। ये हमारे मुल्क में भी होता है, ये यूरोप में भी होता है, ये सारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है। क्या हमें यही माहौल सारी जिंदगी कायम रखना चाहिए? वापस उस हालात में जाना चाहिए कि इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, इसकी तरफ मुंह नहीं करूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं? क्या वही माहौल वापस लाने से ये कौम की बेहतर खिदमत होगी? अगर तो ये ख्याल पीटीआई का या मीडिया के कुछ साथियों का है कि हमें वही माहौल कायम करना चाहिए, उससे बेहतरी होगी, तो हो सकता है वो दुरुस्त सोच रहे हो। हमारे ख्याल में वो दुरुस्त सोच नहीं है, लिहाजा हम वो करेंगे जिसको हम दुरुस्त समझते हैं। बाकी जिनका एतराज करना है वो उनका हक है, वो एतराज करें। ओके, ठीक। डिस्कशन हमारी जारी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवालात अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। शफकत अवान साहब, पीटीआई इस पॉलिटिकल आइसोलेशन को दूर करने के लिए क्या कर रही है? क्योंकि कायरा साहब ये बेशक लड़ाई हो रही है, इनका इख्तिलाफ हो रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं हमें जरूरत ही नहीं है, आपको अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट तो रखना है ना, सिस्टम में आने के लिए कुछ तो अटेम्प्ट्स करनी है। वो ये इस हद तक चली गई हैं जमातें कि आपस में लड़ लेंगी लेकिन आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? देखें, ये एपोक्रेसी हमें नहीं आती जो नून लीग और पीपल्स पार्टी कर रही है इस मुल्क की आवाम के साथ और एक दूसरे के साथ। देखिए, आप किसी को गलत कह रहे हैं तो वो पूरे का पूरा गलत है, या अगर आप किसी को ठीक कह रहे हैं तो पूरे का पूरा ठीक है। जहां पे आपका मफाद है वहां पे वो उसका गलत आपको गलत नहीं लगता, जहां पे आपका मफाद नहीं है वहां पे उसका गलत आपको गलत लगता है। और भाई पीपल्स पार्टी अगर समझ रही है कि वहां पे धांधली की है गवर्नमेंट ने और वो यहाँ पे गवर्नमेंट में बैठी हुई है, ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती। हम देखें, हम लोगों की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं, हम हुकूमत करने का नहीं। हम ये नहीं चाहते कि हम हुकूमत में रहें और हम वजारतों के मजे लूटें या हम आईनी ओहदों के मजे लूटें। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क का सिस्टम ठीक हो, यहाँ पे आम आदमी के लिए कुछ करें। और आम आदमी को करने के लिए अब यही है कि आप एक दफा कश्मीर में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और पार्लियामेंट में एक दूसरे को जफियां डाल रहे हैं। ये कहाँ की सियासत है भाई साहब? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर भी नहीं समझ आनी, ये इन दोनों जमातों को ही समझ आई हुई है और ये इनकी सियासत इस मुल्क की आवाम अच्छी तरह समझ चुके हैं। और इनको इसीलिए 8 फरवरी 2024 को इन दोनों जमातों को पाकिस्तान की आवाम ने बुरी तरह रद्द किया, इनकी इसी सियासत की वजह से। लेकिन इनको आज भी नहीं समझ आ रही, ये आज भी उसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। लेकिन नहीं, ना तो कश्मीर के लोग और ना ही पाकिस्तान के लोग इनसे अब बेवकूफ बनेंगे। ये अपनी सियासत इनकी अब
ये माजी हो चुकी हैं। इस डंडे के जोर पे, इस बंदूक के जोर पे ये चला ले सिस्टम, जो महीना 2-4 महीने और चलता है, लेकिन मुल्क नहीं चल रहा। आप पेट्रोल, डीजल और बिजली के बिलों पे कब तक मुल्क चलाएंगे? आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है मुल्क चलाने की। आप बुरी तरह फेल हो चुके हैं, क्रैश हो चुके हैं। और खुदारा इस मुल्क का सोचें, ये अपने आईनी ओहदे और अपनी वजारतें और अपनी वजीर-ए-आज़म शिप ना बचाएं, इस मुल्क को बचाएं जो आपसे नहीं बच रहा, और आपने आम आदमी का जीना दोबर कर दिया है। यहाँ पे 8400 कमाने वाला एक गरीब आदमी नहीं है, बल्कि खाता पीता है। आपके ख्याल में आपको इतनी शर्म नहीं आती कि आप इस हद तक जा चुके हैं कि आपको ये नहीं पता कि 8400 में एक बच्चे का दूध नहीं एक महीने का पूरा होता। तो अब मैं क्या बात करूं इन दोनों जमातों की? मेरी समझ से ये बात, मैं इसका जवाब जी, देखें। सबसे पहले तो ये जो इन्होंने 8400 वाली बात की, ये असल में ये जो है ये भी कोशिश नहीं करते। ये अपने जो दौरे हुकूमत इन्होंने जो चलाया, जो 13 साल से दूध और शहद की नहरें KPK में बह रही हैं, जो वहाँ जो तरक्की की राह पे जो अपने ये KPK के सूबे को लेके जा रहे हैं, वो ये भूल जाते। ये जो 8400 की बात करें, इनके दौरे हुकूमत में ये 3700 का फिगर था। और ये इनकम नहीं है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर है। तो ये पढ़ते भी नहीं है, ये देखते भी नहीं है, और उसके ऊपर एक पहले उसके तो डिफ़ाइन कर लेना कि अपनी हुकूमत में 3700 कैसे था और वो कैसे डिफ़ाइन किया गया था। तो फिर ये 84 या 8500 के ऊपर ज़रूर बात करें, क्योंकि वो इनकी मेमोरी नहीं है। ये पॉवर्टी लाइन को ड्रॉ करती है ना, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो मिनिमम होना चाहिए एक बंदे, एक फ़र्द के लिए, कि अगर वो इससे कम भी एक्सपेंस अपने ऊपर नहीं कर सकता तो वो ख़तरा गुर्बत से नीचे होगा। तो ये एक इसमें ये हमारा फिगर नहीं है, इसके अंदर UNDP और वर्ल्ड बैंक भी इस कमेटी के अंदर है जिन्होंने एंडोर्स किया। ये टेक्निकल एक लाइन है जिसको आप आप ये दाद तो दें, वो उसको आपके लिए सियासी तौर पे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, लेकिन 3700 इनके अपने दौरे हुकूमत में 2021 या 22 में ये 3700 था। उसको तो ये डिफाइन कर लेना हमारी तनकीद करने से पहले। देखिए, बाकी जो इन्होंने जितनी भी बातें की, ये तनकीद की, ये जमात इसका क्या किरदार है जो अपनी ये अगर हमें माजी कह रहे हैं और ये खुद मुस्तकबिल समझते हैं मुल्क का, तो अपनी जमात को तो ठीक कर लें यार। आप तो एक दूसरे के साथ दस्तो गिरबान है, एक दूसरे को ही नहीं छोड़ते। पहले आप एक दूसरे को, हर बंदा PTI का जो एक अलग डायरेक्शन ले रहा है, तो आप जैसा मुस्तकबिल तो हमें नहीं चाहिए। देखें, हमने इस मुल्क के अंदर हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स हुई हैं इस साल के अंदर। रिकॉर्ड है पाकिस्तान का कि 40 अरब की एक्सपोर्ट्स को हमने क्रॉस किया। आप मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ ना, आप इसको चेक कर लें कि $40 बिलियन की गुड्स और सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स कब हुई हैं, तो 78 ईयर्स में नहीं हुई। आहिस्ता, बहुत सारे चैलेंजेस हैं उस मुल्क में, हम उनको आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं। लेकिन आप वो कह रहे हैं कि हम ऐसी कोई हुकूमत नहीं बनाना चाहते जिसमें हम मुनाफकत करें और मजबूरियां करें। तो वो कहते हैं हम ऐसी सियासत करेंगे, चाहे कायरा साहब भी नाराज हो और आप भी। आप KPK की हुकूमत निकाल लें ना, उसमें मुनाफकत ही मुनाफकत है। एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं, किसी किस्म की डिलीवरी नहीं है सर्विस की, ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है, ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना कोई सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, ना कोई सफाई का निज़ाम है। सारी तवज्जो सियासत पे और करप्शन के ऊपर है। लीमा बीबी जो है वो माइनिंग के पीछे लगी हुई हैं। तो खुद ये कौन सी बातें, कहाँ की ये बातें कर रहे हैं? कायरा साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए, कायरा साहब ने जो कहा है कि जी ये देखें बसें भी भेजी हैं, सब कुछ इन्होंने इन्फ्लुएंस अपना यूज़ किया वहाँ पे, जो ये कर सकते हैं। जो बसेस की बात है, हमें इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया और उन्होंने हमें वार्निंग दी, और उसके बाद हमने कोई वॉलेशन नहीं की और वो बसें भी जब्त हो गई। तो अगर ये गलती हुई तो इलेक्शन कमीशन को आप करने दें काम। उन्होंने काम किया ना, वो बसेस वहाँ लॉन्च हुई हैं, ना वो हमने कोई वो उसका अनाउंसमेंट ज़रूर की, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्तगी कर दी उसके बाद हमने कोई वॉलेशन नहीं की। तो ये तो जो न्यूट्रल पार्टी है उसने कंडक्ट कराने, अगर हमने कहीं इंग्रेस किया है तो वो करेक्शन होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये देखें पार्ट एंड पार्सल है चीज़ों का। अगर हम इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार करार दे रहे हैं आपके साथ, तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी जो है वो इनके लिए कर रहा है, तो बस फिर ठीक है, फिर इसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता। तो पहले इलेक्शन कमीशन ने GB में इनके लिए किया, फिर हम ये कह सकते हैं कि रियासत फैसला कर ले कि आपने GB में पीपल्स पार्टी को नवाजना था या हमें जो, तो ये इल्जामात तो कहीं देयर इज नो एंड टू। एक और इशू है, शफकत साहब मैं आपके पास आता हूँ, जरा एक और इंपॉर्टेंट इशू है, डिस्कस करूँ फिर आपकी तरफ आता हूँ। ये जो NDMA ने 4-5 वज़रा को बुला के वार्निंग दी है, जो मानसून का स्पेल आ रहा है, क्या है उसमें, क्या फील कर रहे हैं, क्या असेसमेंट है, क्या होने जा रहा है? देखें, आज कितनी केयर करने की जरूरत है। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी क्लाइमेट के ऊपर जो है वो मीटिंग बुलाई, जिसमें सूबाई चीफ सेक्रेटरीज भी मौजूद थे, सूबाई
नुमाइंदगी भी थी, और ये सारे इस चीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। ऑब्वियसली जो आपकी एक रिएक्शनरी मेजर्स होते हैं उनको इंश्योर किया जा रहा है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। अर्ली वार्निंग साइंस जो हैं अगर सूबों के लिए बनती हैं तो उनको दिया जाए। तो ये एक प्रेपरेडनेस जो है वो हुकूमत कर रही है एट नेशनल लेवल, और कोऑर्डिनेशन सूबों के साथ कि इसकी तैयारी पहले से कर ली जाए। अगर फ्लैश फ्लडिंग होती है, अगर कोई इस तरह का सिनारियो बनता है तो तैयारी जो है वो हमारी होनी चाहिए। ठीक, ओके। अच्छा जी, शफकत साहब, यकीनन आप इनकी बातों का भी जवाब देना चाह रहे होंगे, लेकिन क्विकली ज़रा मुझे इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। ये जो 29 जुलाई से 5 अगस्त तक आपकी देख ही रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग मानसून स्पेल की प्रोडिक्शन है, और ये फेडरल मिनिस्टर्स को भी बुला के एनडीएमए ने बताया है। सो 5 अगस्त को जो पीटीआई अपना एहतजाज करने जा रही है, जलसे करने का ऐलान किया हुआ है, क्या ये जो फ्लड की प्रेडिक्शंस है इसके से प्रोग्राम कुछ आगे जाने का है, या कुछ चेंज हो सकता है इसमें, या वो अपनी तारीख पे ही निकलेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस आफत से जो है वो पाकिस्तान को महफूज रखे, आमीन। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसे हालात बन जाते हैं, अल्लाह ना करे, तो फिर उसके बाद सोचा जाएगा। लेकिन 5 अगस्त फाइनल है, क्योंकि 5 अगस्त को खान साहब को कैद में और कैद तन्हाई 8 माह से जो है उनकी, और 3 साल से पूरे हो रहे हैं उनकी कैद को, तो ये प्रोग्राम फाइनल है। और खुदा न खास्ता कोई अगर सूरत हाल ऐसी बनी तो वो उस वक्त देखा जाएगा। बाकी जो मेरे भाई फरमा रहे थे, कितनी डिठाई से ये झूठ बोलते हैं, कितनी डिठाई से मीडिया पे आके एक्सपोर्ट की बात करते हैं। और भाई आपकी एक्सपोर्ट 50% से भी नहीं रहेगी। मैंने तो रिकॉर्ड की बात की है कि 40 अरब की गुड्स और सर्विस की एक्सपोर्ट कब हुई है आखिरी दफा, ये मुझे गूगल पे सर्च करके बता दें, या स्टेट बैंक के फिगर्स ला के बता दें। अगर मैंने कोई गलत बात की तो मुझे बता। 40 बिलियन डॉलर से आपकी गुड्स और सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स क्रॉस हुई है पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं। इतनी सी बात मुझे बात करने दें। आपकी पोजीशन ये है कि एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आपकी गंदम 1 महीने के बाद खत्म होने जा रही है, और अब गंदम इंपोर्ट की देखें कि आपने क्या क्या इस मुल्क में इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट भूल जाएं। आपकी इंडस्ट्री फैसलाबाद हो, गुजरांवाला हो, शेखुपुरा हो, सियालकोट हो, यूनिट 70% बंद हो चुके हैं। वहां पे डाउन साइजिंग होगी और लाखों मजदूर जो है वो फारिग होकर अपने घरों में बैठे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आपके पास इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई बंदा तो आपको पैसा देने को तैयार नहीं है। कोई बंदा आपके बिहार पे इस मुल्क में पैसा काम कर रही थी, वो भाग गए आपकी पॉलिसीज की वजह से। अभी भी आप कहते हैं कि मुल्क जो है आप स्टेबल करने जा रहे हैं, अभी भी आप कहते हैं कि आप कुछ बेहतरी लाएंगे, अभी भी आप कहते हैं कि आपके पास कोई प्रोग्राम है इस मुल्क को चलाने का। खुदा का खौफ भी नहीं है आप में कि आप एडमिट कर जाएं कि हम फेल हो गए, हमसे ये नहीं हो पाया, ये वजूहत थी। ओके, 30 सेकंड्स मैंने कंक्लूड करना है। लेकिन मैंने तो आपको फैक्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुई है आपकी। मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए ना। मैं तो बता रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च कर लें, आप चैट जीपीटी पे सर्च कर लें, या आप किसी ग्रॉक पे कर लें, जिस पे भी करना है। पर एक्सपोर्ट्स तो कम हुई है ना साल। नहीं, आपकी एक्सपोर्ट्स देखें, मैंने गुड्स और सर्विसेज की एक्सपोर्ट की बात की है। हमने 40 बिलियन का मार्क क्रॉस किया है। मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि ये आईटी सेक्टर और सारे सर्विस सेक्टर को मिला के इट इज अ रिकॉर्ड। पाकिस्तान की तारीख में इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं हुई आपकी, बड़ी ओवरऑल बताएं कि कितनी हुई है। ओवरऑल ही बता रहा हूँ ना, 40.2 या 40.5 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट हुई है आपकी। जो गुड्स की एक्सपोर्ट है वो 30.2 है, और कोई 10 बिलियन 10 पॉइंट समथिंग के करीब आपकी सर्विस सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं। आपके स्टेट बैंक के रिजर्व स्टेबलाइज हैं, आपकी इन्फ्लेशन, आपकी इंटरेस्ट रेट्स, आपकी रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हुई हैं। नहीं, हर चीज़ नहीं ठीक, हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं मईशत के अंदर, और हम उनको 1 बाय 1 डील कर रहे हैं। बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हम बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन ये जमात, पहले ये तो बता दें कि आपकी 13 साल से लगातार हुकूमत है केपीके के अंदर, वहां क्या परफॉर्मेंस है आपकी? वो तो करप्शन का गढ़ बना हुआ है। कोई वहां ना कोई जो ये पंजाब 60 साल से आपकी हुकूमत है, तो आपसे तो पंजाब को आप देख लें कि कहाँ है पंजाब। आप कंपेयर कर सकते हैं पंजाब के साथ? 25 शहर है पंजाब के अंदर, कहाँ है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो केपीके में होना चाहिए था? ये देखें, ये बातें आपने वहां गुजरात प्लस लिया था जिसने पंजाब की भी तपाई लगा दी थी। तो इनकी देखें, मैं इनसे बहस में नहीं पढ़ना चाहता। बहरहाल बात ये कि ये वो जमात है जो खुद तितर बितर है, आपस में दस्तो गिरबान है, और ये लेक्चर झाड़ते हैं गवर्नेंस की, और ये मुस्तकबिल पाकिस्तान का बन के दिखाना चाहते हैं। तो इनको तो देख लिया। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। राना एहसान अफजल साहब आपका बहुत शुक्रिया, कमर जमान कायरा साहब, शफकत अवान साहब शुक्रिया। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।